समाजशास्त्र में हम अनेक अवधारणाओं पर पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि परिस्थिति और भूमिका, ग्रामीण समाज, विवाह। इसी प्रकार आज हम एक और नए अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसोसिएशन, या हिंदी में जिसे हम समिति कहते हैं। जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं। जब कभी मनुष्यों का समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करता है, सहयोग करता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तब हम उसे समिति कहते हैं। ये समितियां मनुष्य की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसी भी सदस्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं होता कि वो किसी समिति का सदस्य बने। समिति के उदाहरण हो सकते हैं मजदूरों का संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय, पड़ोस, मित्रों का समूह। यह सब समिति के उदाहरण हो सकते हैं। आगे हम समिति की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसी भी सदस्य के लिए यह अनिवार्य नहीं होता है कि वह उस समिति का सदस्य आजीवन रहे। व्यक्ति की जब तक इच्छा है तब तक वह उसका सदस्य रहेगा। जब उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है तब वह समिति से बाहर जा सकता है। दूसरी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि समिति की स्थापना हमेशा किसी एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। जब किसी समाज की कोई आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए एक समिति की स्थापना की जाती है। तीसरी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि प्रत्येक समिति की अपनी एक संरचना होती है और उस समिति के कुछ नियम देखने को मिलते हैं। समिति के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे समिति के नियमों का पालन करें। अगर कोई भी व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है तो समिति उसको दंडित कर सकती है। चौथी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात समिति हमेशा उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात समिति को भंग कर दिया जाता है। समिति बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। पांचवी विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि समिति औपचारिक हो सकती है और अनौपचारिक हो सकती है, अर्थात जब कभी भी समिति लिखित नियमों और कानूनों पर आधारित होती है तब हम उसे औपचारिक समिति कहते हैं, और जब कभी समिति प्रथाओं पर, परंपराओं पर, रूढ़ियों पर आधारित होती है तब हम उसे अनौपचारिक समिति कहते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे समिति के प्रकार क्या क्या होते हैं। समिति में सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध के आधार पर हम दो प्रकार की समिति बता सकते हैं। पहली प्राथमिक समिति, दूसरी द्वितीयक समिति। प्राथमिक समिति उस प्रकार की समिति होती है जिसमें सदस्यों के मध्य प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं तथा इस प्रकार की समिति में एक सदस्य की मृत्यु के पश्चात या उसके उस समिति से बाहर चले जाने के पश्चात उस सदस्य की भरपाई दूसरे सदस्य से नहीं की जा सकती। अर्थात इसके उदाहरण है परिवार, पड़ोस, मित्रों का समूह। दूसरी जो समिति है वह है द्वितीयक समिति। इस प्रकार की समिति में समिति के सदस्यों के मध्य द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं और इसमें एक सदस्य की समिति से बाहर चले जाने के पश्चात उस सदस्य की भरपाई समिति के दूसरे सदस्य से की जा सकती है, जिसके उदाहरण है राजनीतिक दल, मजदूरों का संगठन, एनजीओ आदि। इसके बाद समिति में पाए जाने वाले नियमों के आधार पर हम दो प्रकार की समिति बता सकते हैं, एक औपचारिक समिति, दूसरी अनौपचारिक समिति। जिस प्रकार की समिति में सदस्यों के मध्य व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए लिखित कानून पाए जाते हैं उस प्रकार की समिति को हम औपचारिक समिति कहते हैं। वहीं जिस प्रकार की समिति में सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को नियंत्रित करने के लिए रूढ़ियां पाई जाती है, परंपराएं पाई जाती है, प्रथाएं पाई जाती है, उस प्रकार की समिति को हम अनौपचारिक समिति कहते हैं। तीसरी जो समिति के प्रकार हम देखने वाले हैं उसका आधार है समिति का समय सीमा। समिति का वो प्रकार जिसकी समय सीमा काफी कम समय के लिए होती है। समिति कुछ समय तक रहती है और उसके बाद जब उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब उस समिति को भंग कर देते हैं, उसको अस्थायी या टेम्पररी समिति बोलते हैं। और वही समिति का वह प्रकार जो दीर्घ काल के लिए होता है, काफी लंबे समय के लिए होता है, उस प्रकार की समिति हम स्थायी समिति या परमानेंट एसोसिएशन कहते हैं। आगे हम समिति के महत्व देखते हैं। जब हम समिति के महत्व को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि समिति हमारे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। हम यह देखेंगे कि धर्म हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हम पर हमारे व्यवहार पर नियंत्रण रखने का काम भी
करती है। हम यह देखेंगे कि बाजार भी एक समिति है और उस बाजार के माध्यम से हमारी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है। समिति हमें पहचान देती है और हमारे लिए एक सहारे का काम करती है, जिसके माध्यम से हमारी अनेक आवश्यकताएं पूरी होती है। समिति के माध्यम से सदस्यों के मध्य सहयोग और सामाजिक नियंत्रण भी रखा जाता है। समिति पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करती है। समिति समाज में श्रम को विभाजन करती है, जिससे समिति के अलग अलग सदस्य समाज में अलग अलग कार्य करते हैं, जिससे समाज के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यह सब सामाजिक कल्याण में सहयोग देता है। इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे स्टूडेंट्स, आपको जिस भी टॉपिक पर नए वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम वहां पर आपके लिए नए वीडियोस बनाकर लेकर आएंगे। थैंक यू।